आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हीट ट्रांसफ़र सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो है वो हीट ट्रांसफ़र थ्रू ए रिफ्रैक्टरी वॉल डिस्कस करेंगे। देखो, जब किसी फर्नेस के अंदर सिंगल लेयर की लाइनिंग की जाती है तो ये कुछ फर्स्ट वाला जो फिगर है, फर्स्ट वाला जो पिक्चर है उसके तरफ दिखेगा, जहाँ पर कि इसके सरफेस का टेम्परेचर जो है, इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 होगा और आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो T2 होगा, और Ti जो है वो फर्नेस के अंदर जो है कंबसन जहाँ हो रहा होगा वहाँ का टेम्परेचर होगा। वहाँ से कन्वेक्शन और रेडिएशन के माध्यम से हीट ट्रांसमिट होगा और उसके सरफेस पर T1 टेम्परेचर जनरेट करेगा, T1 टेम्परेचर जनरेट करेगा। और आउटर सेल का टेम्परेचर T2 है, इसका थिकनेस जो है डेल्टा X है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो यहाँ से हम लोग हीट ट्रांसफ़र रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इक्वल टू के T1 माइनस T2 अपॉन D या से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो केस है जबकि हमारा लाइनिंग जो है वो सिंगल लेयर लाइनिंग हो। ये दूसरा केस होता है जब हमारा जो लाइनिंग है वो मल्टीपल लेयर्स में लाइनिंग हो तो Ti जो है वो कंबसन जहाँ हो रहा होगा उसका टेम्परेचर होगा फर्नेस के अंदर का। T1 जो है वो फर्स्ट लेयर के सरफेस का टेम्परेचर होगा। अगेन जो है धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वो, और वो T2 फॉर्म करेगा सेकेंड लेयर के सरफेस पर। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा फिजिकल कांटेक्ट में है पहला लेयर और दूसरा लेयर, और यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, कोई भी एयर गैप नहीं है, और इसका जो थिकनेस है वो डेल्टा X1 है। अगेन दूसरा जो लेयर है उसके सरफेस का टेम्परेचर T2 हो गया और आउटर सरफेस का टेम्परेचर जो है वो T3 हो गया, और इसका जो थिकनेस है वो डेल्टा 2 है। अगेन तीसरा जो लेयर का सरफेस का टेम्परेचर है वो T3 हो गया है और आउटर सरफेस जो है वो है टेम्परेचर T4 हो गया है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर T0 है। तो यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंबशन होने के बाद हीट का ट्रांसफ़र होगा T1 पहला जो लेयर है उसके सरफेस के ऊपर, और ये भी जो टेम्परेचर है T4 जो है वो ग्रेटर देन है T0 से, तो वहाँ भी सरफेस के वॉल से या फर्नेस के वॉल से हीट का ट्रांसफ़र होगा एटमॉस्फेयर पर। क्लियर है? तो यही है कि जैसा कि आपने फिगर में देखा कि Ti जो है वो हायर टेम्परेचर पर है क्योंकि ये कंबशन जहाँ हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर है, और जो T1 जो टेम्परेचर है वो रिफ्रैक्टरी के सरफेस का टेम्परेचर है। क्योंकि Ti हायर टेम्परेचर है, T1 लोअर टेम्परेचर है, तो जो है हीट फ्लो करेगा कंबशन जहाँ हो रहा होगा वहाँ से सरफेस की तरफ। उसी तरह जो एक्सटीरियर वॉल है, जो फर्नेस का एक्सटीरियर वॉल है वहाँ का टेम्परेचर T4 है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T0 है। तो जो कि T4 है वो ग्रेटर देन T0 है, इसीलिए यहाँ भी हीट का फ्लो होगा। दोनों जगह हीट का फ्लो जो है वो कन्वेक्शन के माध्यम से होगा। एयर कांटेक्ट में आएंगे हीट होकर के फिर वो दूर जाएंगे, तो ये कन्वेक्शन के माध्यम से होगा। और T1, T2, T3 और T4 जो है ये इंटरफेस का टेम्परेचर है। यहाँ पे कोई भी एयर गैप नहीं है। वॉल 1 जो इसके इंटरफेस पर है कोई भी एयर गैप नहीं है और वो फिजिकल कांटेक्ट में है। वॉल 1 का जो थिकनेस है वो डेल्टा X1 है, वॉल 2 का जो थिकनेस है वो डेल्टा X2 है, और वॉल 3 का जो थिकनेस है वो डेल्टा X3 है। और चूंकि यहाँ पर कंप्लीटली वो कांटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो कंडक्शन के माध्यम से होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल लेयर और सिंगल लेयर में वॉल में के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है, और कितना ट्रांसफ़र हो रहा है हम लोग आसानी से
कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट है स्टेडी स्टेट हीट फ्लो और अनस्टेडी स्टेट हीट फ्लो। हीट का जो ट्रांसफर होता है वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। पहला जो बॉडी होना चाहिए वो हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए और दूसरा जो बॉडी होता है वो लो टेम्परेचर पर होता है। तब जो है थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी होता है ये हो सकता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में है या अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में। दोनों कंडीशन में ये हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है कि उस सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। टाइम चेंज होने से उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो टेम्परेचर होगा वो चेंज नहीं करेगा। मान लो कि हीट का फ्लो हो रहा है इस सरफेस से इस सरफेस पे और हम मेजर किए 2 o'clock को, यहाँ का जो टेम्परेचर था वो 500 था। अब हम लोग 3 o'clock को भी मेजर करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो 500 ही यदि मिलता है। 4 o'clock को भी मेजर करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर 500 ही मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो कंडीशन। अनस्टेडी स्टेट हीट फ्लो कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी करता है। 2 o'clock को हम लोग मेजर किए तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिला। 3 o'clock को मेजर किए तो इसी पॉइंट पर हमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड को मिला। 4 o'clock को मेजर किए तो हमें 700 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। तो ये टाइम के साथ उसी पॉइंट पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो इसको हम लोग अनस्टेडी स्टेट हीट फ्लो कहते हैं। तो अनस्टेडी स्टेट हीट फ्लो जो होता है वो प्रीवियस स्टेट होता है स्टेडी स्टेट हीट का फ्लो का। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम स्टेडी स्टेट हीट फ्लो होने के अचीव करने के लिए इनिशियली वो अनस्टेडी स्टेट फ्लो होगा। उसके अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे उसका बॉडी का रेज कर जाएगा, इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो रिलीज हो जा रहा है। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्टेडी स्टेट में पहुंचने के लिए सबसे पहले उस सिस्टम को अनस्टेडी स्टेट कंडीशन से पास करना होता है, तभी एक समय के साथ वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम बिना स्टेडी स्टेट कंडीशन में नहीं रह सकता है जब तक कि ये अनस्टेडी स्टेट कंडीशन को फॉलो नहीं करे। तो इसको हमेशा जो है अनस्टेडी स्टेट कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा सर्टेन टाइम के लिए, इसके बाद ही ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच सकता है। क्लियर है? तो यही कहे कि कोई भी सिस्टम जो है पहले तो अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में गया, फिर हम लोग हीट को सप्लाई करते रहे, तो एक टाइम के बाद ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंचेगा ही पहुंचेगा यदि हम लोग कंटिन्यूसली हीट को सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोग कंटिन्यूसली हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो वो सिस्टम जो है किसी न किसी टाइम पर स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में नहीं रह सकता। क्लियर है? तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में कब पहुंचेगा, जबकि जो हम लोग हीट का जो हमारा सोर्स है और बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है वो यदि सेम रीच कर जाएगा तब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाएगा। समझ रही हो? जितना हीट सप्लाई कर रहे हैं कंप्लीटली हीट जो है इसके ऊपर आ जा रहा है और थ्रू आउट द सिस्टम जो है उतना ट्रांसमिट भी हो जा रहा है। तो ये जितना गेन किया उतना ट्रांसमिट भी हो गया। तो ये अपने जो टेम्परेचर है चेंज नहीं कर रहा है।
हर एक पॉइंट पर टाइम के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है, तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच गया है। जैसे एक एग्जांपल लें हम लोग हीट एक्सचेंजर का, तो हीट एक्सचेंजर जो ऑपरेट करता है एक सर्टेन टाइम के बाद वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में ऑपरेट करता है। इसका मतलब क्या होता है कि इनलेट पर का जो टेम्परेचर होता है और आउटलेट पर का टेम्परेचर होता है। हम लोग जानते हैं हीट एक्सचेंजर में एक तरफ से कोल्ड एयर चार्ज करते हैं, एक तरफ से हॉट एयर चार्ज करते हैं। इन जनरली काउंटर स्टेज में चार्ज किया जाता है। लेफ्ट साइड से कोल्ड एयर चार्ज कर रहे हैं तो राइट साइड से हॉट एयर चार्ज कर रहे हैं। तो इस पोजीशन पर जो कोल्ड एयर का टेम्परेचर है किसी टाइम में, वो टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब इनलेट पोजीशन पर कोल्ड एयर का टेम्परेचर और आउटलेट पोजीशन पर कोल्ड एयर का टेम्परेचर हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ हॉट एयर जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं इनलेट पोजीशन पर, आउटलेट पोजीशन पर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, बीच में भी कोई पॉइंट हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आप 1 घंटे पहले टेम्परेचर को मेजर करो और 1 घंटे बाद मेजर करो, वो किसी चेंज को शो नहीं करेगा। अलग अलग पोजीशन पर टेम्परेचर भले ही डिफरेंट रहेगा, लेकिन टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहेगा। किसी पोजीशन पर 400 हो गया, किसी पोजीशन पर 600 हो गया, तो टेम्परेचर तो अलग अलग है, लेकिन 2 घंटे बाद भी चेक करो तो उस पोजीशन पर 400 ही होगा और नेक्स्ट पोजीशन पर 500 ही होगा। क्लियर है ये चीज, स्टेडी स्टेट कंडीशन और अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, थैंक यू।